मैं डॉक्टर आरती तिवारी, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय चिरमिरी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर। आज मैं एमए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड पेपर के 5th यूनिट के अंतर्गत आपको सांस्कृतिक धार्मिक राष्ट्रवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करूंगी। प्रिय छात्रों, आज का यह विषय आपके पाठ्यक्रम से तो जुड़ा है ही, इसलिए आपको पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन यह विषय किसी भी देश को समृद्ध और आगे बढ़ाने के लिए उस देश के नागरिकों के मन में इस भावना का जन्म होना, इस भावना का विकास होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रवाद को हम दो रूपों में देखेंगे। पहले चर्चा हम करेंगे कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, राष्ट्रवाद की क्या परिभाषाएं हैं और राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या हैं, क्यों हमारे मन में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। और दूसरे भाग में हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद, तीनों के अपने कुछ कुछ विशेषताएं हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे आपसे। कोई ऐसा सिद्धांत या सूत्र नहीं है इस टॉपिक के अंतर्गत कि आप बहुत परेशान हो। एक साधारण सी भावना, एक साधारण सी मनोदशा जो किसी भी व्यक्ति को उस देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बना सकती है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार राष्ट्रवाद एक मनोदशा है जिसमें मनुष्य अपने राष्ट्रीय राज्य के प्रति उच्चतम भक्ति का अनुभव करता है। हंस कोहन कहते हैं, राष्ट्रवाद एक विचार शक्ति है जो मनुष्य के मस्तिष्क एवं हृदय को नए विचारों, मनोभावों से भर देता है और उसे अपनी चेतना, संगठित क्रिया के कार्यों में परिवर्तित करने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रवाद अपने राज्य के प्रति लगाव की भावना। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद वह विचारधारा कि अपने राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना। भावना कब आएगी? जब राष्ट्र सदैव धर्म से बड़ा है, किसी साझा विरासत से बना होता है और इसमें भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, उद्देश्य आदि समावेश होते हैं। एक राष्ट्र में रहने वाले लोग प्रायः एक विरासत से जुड़े होते हैं। विरासत से लगाव की भावना ही राष्ट्रवाद है। प्रत्येक देश में राष्ट्रवाद का विकास अलग अलग रास्तों से हुआ। किस देश ने कौन सा रास्ता अपनाया, यह उस देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना, अतीतकालीन अवशेष और उन देशों में राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व की विशिष्ट भावधारा द्वारा निश्चित हुआ। प्रत्येक राष्ट्र का जन्म और विकास अपने आप में अद्वितीय रहा है। राष्ट्रीयता मानव मात्र की मूल भावना है, अर्थात राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद मानव के मस्तिष्क की मूल भावना है। प्रत्येक देश के राष्ट्रवाद का अपना विशिष्ट और अनन्य रूप है। ग्रीन कहते हैं कि राष्ट्रवाद में राज्य निहित है और इस प्रकार राज्य राष्ट्र में एक विशिष्ट रूप से संगठित करने पर निर्मित हो जाता है। ये तो थी राष्ट्रवाद के बारे में कुछ परिभाषाएं जो अलग अलग विचारकों ने प्रस्तुत किया है। अब मैं आपसे ये चर्चा करूंगी कि आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थी जिसने नागरिकों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना का विकास, उदय के क्या परिस्थितियां थीं।
कहा जाता है, एक कहावत आपने सुना होगा कि एक रात में चीता अपना रंग कैसे बदल सकता है। कहने का मतलब कि हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ और हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिली, स्वतंत्रता मिल गई। तो आप कभी इस बात पर चिंतन कीजिए, आप कभी इस बात को सोचिए कि आखिर वह कौन सी परिस्थिति थी जिसने सामूहिकता की भावना के कारण अंग्रेजों का विरोध किया और हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिली। तो कहने का मतलब ये कि वह कौन सी भावना थी जिसने हम पूरे देश के लोगों को एक सूत्र में बांधा और हम किसी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए या राष्ट्रीय आंदोलन करने के लिए प्रेरित हुए। इस टॉपिक के अंतर्गत हमको ये देखना है कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में क्यों जन्म ली, राष्ट्रवाद ने हमारे देश के नागरिकों के मन में क्यों अपनी भावना जागृत की। उसके कुछ कारण थे जो हम एक एक का थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। सबसे पहली भावना थी ब्रिटिश शासन का विरोध, दूसरी भावना राजनीतिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा सामाजिक कारण, पांचवा सांस्कृतिक कारण और छठवां अन्य कारण। पहले अपन देखते हैं कि ब्रिटिश शासन का विरोध। राष्ट्रवाद के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण था ब्रिटिश शासन का विरोध। हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज भारत में आर्थिक और राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने भारत में शासन किया। भारतीय ये समझ चुके थे कि अंग्रेजों का उद्देश्य भारत से आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। अंग्रेजों की जो नीतियां थी, अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी, वो दमनकारी थी और उस दमनकारी भावना से परेशान होकर लोगों ने आपस में एकजुटता दिखाई और लोगों की यही सामूहिक भावना जिसने किसको जन्म दिया, राष्ट्रवाद को जन्म दिया और उस राष्ट्रवाद की भावना के कारण हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। तो पहला कारण आपको समझ में आया होगा कि ब्रिटिश शासन का विरोध। दूसरा कारण राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था और छोटे छोटे राज्यों में बटे होने के कारण पूरे भारत पर शासन करने में अंग्रेजों को दिक्कत हो रही थी। इसलिए अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर शासन करने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था और एक कानून व्यवस्था का निर्माण किया, जिससे लोगों में समानता और एकता की भावना जागृत हुई और भारतीयों ने एक मजबूत मनोबल के साथ अंग्रेजों को चुनौती देना शुरू कर दिया। भारतीय समझने लगे कि जब हम एक ही व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, जब हमारे ऊपर एक ही प्रकार का कानून है, फिर हम विदेशियों के नियंत्रण में क्यों रहें। और इस कारण फिर उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया और धीरे धीरे आपस में ये लोग संगठित होने लगे। तीसरा कारण आर्थिक कारण। ये सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक दोहन किया। जो राज्य एक दूसरे राज्य के संपर्क में नहीं थे, आर्थिक दोहन के कारण अब वे राज्य एक दूसरे पर निर्भर होने लगे, क्योंकि उनका आर्थिक स्तर समान हो गया था। भारत में आर्थिक संसाधन दो क्षेत्र में थे, एक तो कृषि और दूसरा उद्योग। भारत के लोग कृषि पर निर्भर करते थे और कुछ छोटे छोटे उद्योग धंधे उनके पास थे। अंग्रेजों ने इन संसाधनों का विरोध किया और अंग्रेजों के नेतृत्व में ये दोनों ही स्थितियां, कृषि और लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग समाप्त होने लगे, जिसके कारण
लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना जागृत हुई। स्थिति यह हुई कि अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल का उत्पादक और तैयार माल का बाजार बना दिया। ब्रिटिश के इस दोहरे चरित्र को भारतीय पहचानने लगे और ये समझने लगे कि अंग्रेज भारत से धन ले जाने आए हैं, हमारा विकास करने नहीं। कृषि और उद्योग के नष्ट होने के कारण जो नफरत की भावना अंग्रेजों के प्रति हमारे मन में जागृत हुई, उसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तीसरा कारण सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अंतर्गत जो हमारे देश के समाज सुधारक थे, उनकी भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। समाज सुधारकों में जैसे हम नाम लेते हैं राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, अन्य कई समाज सुधारक भी हमारे देश में हुए। जैसे उस समय का नारा था कि भारत भारतीयों के लिए है, वेदों की ओर लौट चलो, स्वदेशी विचारधारा अच्छी है, खराब से खराब स्वदेशी शासन विदेशी शासन से अच्छा होता है। पांचवां सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक शिक्षा। अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का लाभ अपने लिए शुरू किया। अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनकी जो कंपनियां थीं, उन कंपनियों में कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी बोलने वाले कर्मचारी चाहिए और ऐसे कर्मचारी जो उनके वफादार भी हों। निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीयों को मिला, क्योंकि भारत छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी और वो एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाते थे। इस कारण अंग्रेजी ने सबको जोड़ने का काम किया। हर प्रांत के लोग एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगे, बात करने लगे। उनका माध्यम बना अंग्रेजी। अंग्रेजी शिक्षा के कारण लोगों ने अंग्रेजी साहित्य, विश्व इतिहास पढ़ना शुरू किया और विश्व इतिहास पढ़ने के कारण जो हमारे देश के प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, उन्होंने ये देखा कि विदेशों में जनतंत्र है, समानता है, राष्ट्रीयता की भावना है और हम इन सब चीजों से वंचित हैं। इसलिए भारतीयों ने फिर अंग्रेजों से अपने लिए जनतंत्र और समानता की मांग की और यही भावना धीरे धीरे राष्ट्रीय एकता के रूप में जागृत हुई, राष्ट्रवाद के रूप में जागृत हुई। एक और महत्वपूर्ण कारण था उस समय रेल का विकास। अंग्रेजों ने अपने व्यापार के लिए रेल का निर्माण किया, लेकिन उनका उद्देश्य भारतीयों को लाभ पहुंचाना नहीं था। उनका उद्देश्य था व्यापार को सुगम बनाना, क्योंकि उन्होंने भारत को कच्चे माल का उत्पादक और तैयार माल का बाजार बना दिया था। इसके लिए उन्हें यातायात की आवश्यकता थी और इस कारण उन्होंने रेल का विकास किया। इसका लाभ भी भारतीयों को मिला, क्योंकि रेल व्यवस्था के कारण भारतीय एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक राज्य से दूसरे राज्य घूमने लगे, लोगों से मिलने लगे और ये मिलना, आपस में मिलना, उनमें सहयोग की भावना को जागृत किया, एकता की भावना को जागृत किया। इसके अलावा समाचार पत्रों का प्रकाशन उस समय के नेताओं के द्वारा, समाज सुधारकों के द्वारा समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया और इस समाचार पत्र ने पूरे देश में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना को जागृत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे समाज सुधारकों के जो विचार थे वो लोगों तक पहुंचे और लोगों ने यह तय किया
कि वास्तव में हमें अंग्रेजी शासन से मुक्ति चाहिए। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था सांस्कृतिक कार्यक्रम। जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणेश पूजा आदि कार्यक्रमों ने लोगों के मन में लगाव की भावना पैदा किया। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था कि उस समय अमेरिका का ब्रिटेन से अलग होना, जापान का छोटा सा देश जापान, इसका चाइना और रूस से अलगाव, फ्रांस की बहुत बड़ी क्रांति जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को जागृत किया, इन कारणों ने भी हमारे देश में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त राजनीतिक सभाओं का आयोजन, आपको पता होगा कि 1885 में एओ ह्यूम के सहयोग से, उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस राजनीतिक दल ने पूरे देश को एकीकृत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके बड़े बड़े आयोजन, बड़ी बड़ी सभाएं बड़े बड़े शहरों में आयोजित होने लगे। विभिन्न जाति और संप्रदाय के लोगों को इस राजनीतिक दल ने अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया ताकि हर अध्यक्ष अपने समाज, अपने समुदाय के लोगों को एकत्रित कर सके। और यह भावना इतनी बृहद हो गई कि सारे लोग एकजुट हुए और फिर हमने देखा कि लोगों के मन में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई और वही बना राष्ट्रवाद के उदय का कारण। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों में उत्पन्न राष्ट्रवाद की भावना ने हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन किया और उस स्वतंत्रता आंदोलन का परिणाम क्या निकला कि हमने ये देखा कि इस राष्ट्रवाद की भावना ने हमें दो बातें दी। एक, भारत की स्वतंत्रता और दूसरा, अखंड भारत। आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था, चेतावनी देते हुए कहा था कि आजादी से की हिफाजत आजादी से भी कठिन है। धन्यवाद।